Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के बारे में बताया, किस विद्युत चुंबकीय तरंगों का आविष्कार किसने किया ये सब बताया, उनके स्रोत क्या है, उनका संसूचक क्या है, उनके उपयोग क्या है, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई थी, पूरी टेबल आप लोगों को समझाई, राइट। आज हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है, अगला नहीं है, इससे पीछे हम लोग एक क्वेश्चन छोड़ के आए हैं, वो हमें समझना है। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल से आप क्या समझते हैं समझाइए तथा इसकी विभिन्न परतों का वर्णन कीजिए। क्या बोला मैंने? पृथ्वी के वायुमंडल से आप क्या समझते हैं समझाइए तथा इसकी विभिन्न परतों का वर्णन कीजिए। हो सकता है ये प्रश्न आपने बचपन में कभी अपनी छोटी क्लासेस में सुना हो, सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो इधर देख लें ऑन द बोर्ड। पृथ्वी के वायुमंडल की अगर हम बात करें तो जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह से 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु का एक घेरा है जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। क्या बोला मैंने, समझ में आया? ये पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह से 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु का ये जो घेरा है, इस वायु के घेरे को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, हीलियम, नियोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जलवाष्प, है ना, क्लियर है। ये सारी चीजें इस वायुमंडल में पाई जाती हैं। इसमें सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है मालूम है आप लोगों को? केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन, और दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन। इतना सबको पता है, बाकी का बस बहुत है। तो ये बात समझ में आती है कि पृथ्वी की सतह से 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु का एक घेरा है जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं, क्लियर। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, विभिन्न प्रकार की अक्रिय गैसें, धूल मिट्टी के कण, ये काफी सारी चीजें मौजूद है, क्लियर। अब वायुमंडल जो है, उस वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। कितनी परतों में बांटा गया है? 5 परतों में बांटा गया है। तो उन 5 परतों को हम लोग एक एक करके देख रहे हैं, क्लियर। सब लोग गौर से देखिएगा। ये हो गई हमारी पृथ्वी। पृथ्वी की सतह को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, समझ पा रहे हैं आप सब लोग? पृथ्वी की सतह को ये मैंने दिखा दिया, ये पृथ्वी की सतह, क्लियर। यहाँ पर वायुमंडल जो है 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक, उसे मैंने 4 परतों में बांट दिया। 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 परतों में मैंने वायुमंडल को बांट दिया। इनका कोड वर्ड याद रखना, आई मोस्ट। क्या? आई मोस्ट, यानी मैं मोस्ट क्वेश्चन याद करता हूं, है ना। आई मोस्ट, क्लियर। आई का मतलब आयन मंडल, एम का मतलब मध्य मंडल, ओ का मतलब ओजोन मंडल, एस का मतलब समताप मंडल, और टी, एक्चुअली ये कोड वर्ड इंग्लिश नाम के आधार पर है। टी का मतलब होता है ट्रोपोस्फियर, हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नाम बोल दो एक बार इनके। आयन मंडल, मध्य मंडल, ओजोन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। कहानी समझ में आ रही सभी को? यहाँ पर ये जो परतें हैं, इनके बारे में कुछ एक बातें मैं जानता हूं, तो ध्यान से सुनेंगे। ओजोन मंडल, तो ओजोन मंडल के बारे में मैं जानता हूं कि ये जो मंडल है, इसमें मुख्य रूप से जो अवयव उपस्थित होता है वो होता है ओजोन, इतना मैं जानता हूं। और जाके ऊपर डटो है सूर्य। क्या है? सूर्य। क्लियर है सभी को ये बात? सूर्य से जो ओजोन किरणें आ रही हैं और एक्स किरणें आ रही हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए, जो इंसान पृथ्वी पे बैठा है उसके शरीर के लिए घातक है, तो ओजोन मंडल क्या करता है? मुख्य रूप से सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों और एक्स किरणों को अवशोषित करता है, क्लियर। जिसकी वजह से हम लोग पृथ्वी पर सुरक्षित घूमते रहते हैं। अगर ओजोन परत नहीं होती तो हमारी वाट लग जाती है ना। वो अगर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट आपके शरीर पे आके पड़ती तो त्वचा कैंसर हो जाता है, सुना है हम लोगों ने, क्लियर है। तो ओजोन परत हमारे लिए बहुत लाभदायक है। अगर ये नहीं होगी तो दिक्कत होगी हमें,
समझ में आ रही बात? ये वो बातें मैं कर रहा हूं जो आप पहले से जानते हैं। समताप मंडल, समताप से भी आपको कुछ पता चलता है क्या? ताप समान रहता है। समझ में आ रही मेरी बात? आयन मंडल, तो आपको एक क्लू मिलता है कि जहां में आयन फायन होंगे। सही बोलना है? अच्छी बात। तो गौर से देखिएगा सभी लोग ध्यान से। ये पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक, पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक क्षोभ मंडल होता है। क्या होता है? आपने देखा होगा घर में आप बैठे हो, जैसे ही छत पे जाते हो थोड़ी ठंडक महसूस होती है, यानी ताप घटता है। पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊंचाई पर हम लोग जाते जाते हैं, पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊंचाई पर हम लोग जाते जाते हैं, ताप घटता जाता है। ताप घटता जाता है। यहाँ पर ताप घटने की जो दर होती है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होती है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। अच्छा, एक बात और बताऊं, जब आप इस चैप्टर को अलग अलग किताबों में पढ़ोगे तो सब जगह अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। तो ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं है। मैं बोलूं हर दिन का मैं ताप नापूं थर्मामीटर से, तो क्या सेम आता है? अलग अलग आता है, बदलाव चलते रहते हैं। क्लियर है? तो वही कहानी यहाँ पर, जैसे मैंने बोला पृथ्वी की सतह से 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु का एक घेरा है। किसी और किताब को पढ़ोगे किसमें 350 दिया होगा, किसी में और पढ़ोगे इसमें 400 दिया होगा। तो ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? अच्छी बात। तो पृथ्वी की सतह से इस चैप्टर में, इस पूरे ही चैप्टर में मिला जुला सा असर चलता है, कोई दिक्कत वाली। कोई चीज इधर की उधर थोड़ी बहुत हो जाए तो उसकी ज्यादा कोई सर्दी गर्मी नहीं होती। समझ में आ रही बात? तो पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है उसको हम लोग क्षोभ मंडल बोलते हैं। इसमें हम जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाते जाते हैं वैसे वैसे तापमान घटता जाता है। या ताप घटने की जो दर होती है वो होती है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। चलूंगा। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, 12 किलोमीटर से लेके 30 किलोमीटर तक का जो इलाका है। क्लियर? ये 0 था, ये 12 किलोमीटर था और ये 30 किलोमीटर। 12 किलोमीटर से लेके 30 किलोमीटर तक का जो इलाका है उसे समताप मंडल बोलते हैं। इसमें जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते जाते हैं ताप समान रहता है। समताप, समताप नाम से पता चल रहा है। तो इसमें ताप समान रहता है। क्यों रहता है ये जानना हमारा टास्क नहीं है। क्लियर है? बात समझ में आ रही? जो हमने ऑब्जर्व किया वो लिख दिया। क्लियर? यानी 12 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसे हम लोग समताप मंडल बोलते हैं। इसमें ताप लगभग समान रहता है। 30 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक का जो एरिया है इसे हम लोग बोलते हैं ओजोन मंडल। क्या बोलते हैं? ओजोन मंडल का मुख्य अवयव ओजोन गैस है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों और एक्स किरणों को काफी हद तक अवशोषित कर लेता है। क्लियर? अगर ओजोन मंडल नहीं होता तो पृथ्वी पर इतने सारे लोग प्रभावित होते। समझ में आ रही है? व्याली बोला था मैंने। क्लियर है? ओजोन मंडल समझ में आता है। ओजोन मंडल के बाद आता है मध्य मंडल। 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक का जो इलाका होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? मध्य मंडल। मध्य मंडल में जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते जाओगे यहां पर भी ताप घटता है, लेकिन यहां पर ताप घटने की जो दर होती है वो होती है 3.3 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। क्या बोला मैंने? 3.3 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। 3.25 बोल दो, 3.25 बोल दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? 3.5 बोल दो, चलेगा। क्लियर? कोई यहां पर भी ताप घट रहा था, यहाँ पर भी ताप घट रहा है। यहाँ पर 6.5 से घट रहा था, यहाँ 3.25 से घट रहा है। समझ में आ रही बात? यानी यहाँ पर भी मध्य मंडल में जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे ताप घटता जाता है। ताप घटने की जो दर होती है वो होती है 3.3 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। आगे बढ़ो। इसके बाद आती है मध्य मंडल के बाद आयन मंडल की। क्लियर? 80 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो आयन मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? आयन मंडल। सूर्य से दुनिया भर की तरंगें आ रही हैं,
गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी प्रकाश, दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश, माइक्रो तरंगें, रेडियो तरंगें। तो ये जो माइक्रो तरंगें, रेडियो तरंगें होती है ना, ये माइक्रो तरंगें, रेडियो तरंगें आयन मंडल जो है उस पर पड़ती हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग और भी डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो माइक्रो तरंगें, रेडियो तरंगें यहाँ पर जब इस पर पड़ती हैं, स्पेशली रेडियो तरंगों की बात की जाए, तो ये आयन मंडल से परावर्तित होकर पुनः अंतरिक्ष में चली जाती है। काय में चली जाती है? अंतरिक्ष में चली जाती है। कोई आयन मंडल में यहाँ तक आई, यहाँ से अंतरिक्ष में, यहाँ से अंतरिक्ष में। तो जब ये जाती है तो क्या होता है, यहाँ पर जो गैसें भरी होती हैं आयन मंडल के अंदर, उसको आयनित कर देती है। और गैसों को अगर आयनित कर देंगी तो बहुत अधिक तादाद में धनायन पैदा हो जाएंगे, और ऋणायन बोले तो इलेक्ट्रॉन, बहुत अधिक तादाद में इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाएंगे। क्लियर? जब इसमें बहुत अधिक तादाद में इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाएंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पैदा होती है ना, उन इलेक्ट्रॉनों का घनत्व सभी जगह समान नहीं रहता। जैसे पृथ्वी पे हम सब लोग रह रहे हैं, कुछ न कुछ जनसंख्या घनत्व, मुरैना में जनसंख्या घनत्व मान के चलो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसका मतलब क्या है? 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 100 लोग रह रहे हैं। तो क्या बम्बई में भी 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 100 लोग रहेंगे? वहाँ ज्यादा रहते हैं, यानी वहाँ जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। मुरैना में जनसंख्या घनत्व कम है। ऐसा पढ़ते हैं हम लोग। यानी हर जगह जनसंख्या घनत्व अलग अलग होता है। इसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो हैं उनका घनत्व सब जगह समान नहीं रहता है, अलग अलग रहता है। तो इलेक्ट्रॉनों के घनत्व के आधार पर पुनः आयन मंडल को 4 परतों में बांटा गया है। कितनी परतों में बांटा गया? 4 परतों में। इसमें से एक परत मैंने ये बना दी, एक ये बना दी, एक ये बना दी और एक ये बना दी। ठीक है, इनको नाम दे दिया D, E, F1 और F2। क्लियर? इन परतों के नाम क्या दे दिए? D, E, F1, F2। क्लियर? ये परतें जो बांटी गई हैं वो काय के आधार पर बांटी गई हैं? इलेक्ट्रॉनों के घनत्व के आधार पर। इनमें इलेक्ट्रॉनों का घनत्व का ग्राफ ऐसा चलता है, ऐसा, यानी यहाँ पर सबसे कम, यहाँ पर अधिकतम और यहाँ पर ये 3 चलती है। डी वाली जो परत है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व सबसे कम होता है। और ऊंचाई पे जाऊंगा, ई पे पहुंचूंगा, ई पे पहुंचता हूं तो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़कर अधिकतम हो जाता है। और फिर ई के बाद और ऊंचाई पे जाता हूं F1 और F2 पर, तो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व पुनः कम होने लगता है, पुनः कम होने लगता है, यानी कम, फिर ई पे पहुंच के अधिकतम हो गया, फिर और ऊपर जा रहा हूं तो कम होता जा रहा है। समझ में आ रही है बात? क्लियर? डी परत पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व सबसे कम, ई पर पहुंच गए इलेक्ट्रॉनों का घनत्व सबसे अधिकतम हो गया, फिर उसके बाद और ऊंचाई पे गए F1 और F2 पर, तो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व फिर से कम होने लगता है। क्लियर? आयन मंडल में जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो सूर्य के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पर आप जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते जाते हैं ताप बढ़ता चला जाता है। ताप घट रहा है, ताप घट रहा है, इसमें ताप बढ़ता चला जाता है। कहानी समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? ओजोन मंडल हुआ, ये जितने भी मंडल हैं, सूर्य पे जितनी गर्मी है, क्या उतनी गर्मी पूरी की पूरी हमको यहाँ पर महसूस हो रही है? ज्यादा हो रही है? कम हो रही है? तो जाहिर सी बात है, यहाँ से गर्मी महसूस होने के लिए कौन सा प्रकाश जिम्मेदार है? अवरक्त प्रकाश जिम्मेदार है। तो सूर्य से जो अवरक्त प्रकाश आ रहा है ना, वो अवरक्त प्रकाश काफी हद तक ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल ये सब अवशोषित कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास पहुंचने वाले अवरक्त प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है ना। अवरक्त प्रकाश हम तक आ रहा है, दृश्य प्रकाश हम तक आ रहा है, तो इसका मतलब अवरक्त प्रकाश और दृश्य प्रकाश के लिए ये वायुमंडल पारदर्शी है, पार कर जाता है और हमें यह महसूस होता है। जो रामायण बोल रहा हूं समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? तो शांत मन से एक बार इसको पढ़ लो, 3 से 4 मिनट का समय दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे की कहानी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। अभी अभी हम लोगों ने पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में जाना। समझ में आता है सभी को पृथ्वी का वायुमंडल?
अगर पृथ्वी का वायुमंडल हमको क्लियर है तो मेरे को अगला प्रश्न समझने के लिए कुछ एक छोटी छोटी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। तो जरा मुझे जवाब दो, आवृत्ति का सूत्र क्या होता है? न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। जानते हैं हम सब लोग इस बात को। आवृत्ति अगर अधिक होगी तो तरंग दैर्घ्य कम होगा, आवृत्ति ज्यादा होगी तो आवृत्ति कम होगी तो तरंग दैर्घ्य, या तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी तो आवृत्ति समझते हो? आवृत्ति होती क्या है? एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या, सही बोल रहा, एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। समझ में आता है? तुम्हारी जो गर्दन है ना, जो ऊपर पंखा चल रहा बाह में दे दे, क्या होगा? कट जाएगी? नहीं कटेगी, पंखड़ी टेढ़ी बच जाएगी या रुक जाएगी। सही बोल रहा है ना? क्लियर? यानी अगर मैंने जो हमारे घरों में पंखे लगे रहते हैं उसमें आपकी गर्दन दे दी तो नहीं कटेगी, यानी पंखड़ी गर्दन के आरम पार। लेकिन मैं जिन पंखन में ना दे रहा हूं, मैंने तुम्हारी गर्दन हेलीकॉप्टर के पंखा में दे मारी तो आरम पार रह जाएगी। कारण जीवाय पंखा 1 सेकंड में 100 चक्कर लगा रहे हो, बीवाय पंखा हेलीकॉप्टर वाले 1 सेकंड में 100 चक्कर लगा रहे हैं। समझ रहे हो ना? जी 1 सेकंड में 10 लगा रहे हो, भी 1 सेकंड में 100 लगा रहे हैं, तो आवृत्ति ज्यादा किसकी हुई? हेलीकॉप्टर के पंखे की ज्यादा हुई। आवृत्ति ज्यादा भरभरा के चल रहा है, पार है जाएगी कर। समझ गए? कहने का तात्पर्य है आवृत्ति ज्यादा आरम पार नहीं है पास, आवृत्ति कम नो आरम पार। सही बोल रहा? आवृत्ति ज्यादा आवृत्ति कम। समझ में आई बात? ये वर्ड में क्यों बोल रहा हूँ समझ में आई? आवृत्ति ज्यादा है तो आरम पार क्यों बोल रहा हूँ समझ में आया? तो अभी मैं बार बार बोलूंगा, आवृत्ति ज्यादा आप बोलना आरम पार, आवृत्ति कम। चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना, सोच समझ के बताना आरम पार है या नहीं है। तरंग दैर्घ्य ज्यादा, दीर्घ तरंग दैर्घ्य, दीर्घ तरंग दैर्घ्य, दीर्घ तरंग दैर्घ्य होगी, दीर्घ माने बड़ा, दीर्घ तरंग दैर्घ्य होगी तो आवृत्ति कम, आवृत्ति कम तो लघु तरंग दैर्घ्य, लघु तरंग दैर्घ्य वाली तरंगें आरम पार है ना, और दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाली। समझ में आ रहा है जो बोल रहा? समझ गए? तो फिर सुनो ध्यान से। ये हमारा वायुमंडल बना दिया मैंने, वायुमंडल। ठीक है भैया? वायुमंडल की अलग अलग परतें मैंने बना दी। आई मोस्ट, ओके? सीन क्लियर है सभी को? हरियाली पड़ा है अपन। ये ऊपर आपके हो गए सूर्य भगवान, ठीक है भैया? और नीचे आपकी हो गई पृथ्वी। सीन क्लियर है? आगे पूरा सिलसिला यही चलने वाला है। आपके सामने 2 प्रश्न है। वो कह रहा है सूर्य से जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगें आ रही हैं उनके लिए वायुमंडल किस प्रकार व्यवहार करेगा। तुम्हारे घर में कोई मेहमान आके दरवाजा खटखटाए तो आप दरवाजा खोलोगे, उसे अंदर बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? बुलाओगे। आपका कुछ न कुछ व्यवहार होगा उसके प्रति। दूसरे दिन फिर आपके दरवाजे पे दस्तक हुई, जैसे ही आपने दरवाजा खोला बाहर सुअर था, अब आप उसे अंदर बुलाओगे? नहीं बुलाओगे, भगा दोगे, यानी उसके प्रति आपका व्यवहार बदल जाएगा, है ना? दरवाजे पर कौन है उसको देखते हुए आपका व्यवहार बदल जाता है। सिमिलरली वो मुझसे ये पूछ रहा है कि सूर्य से आने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए वायुमंडल किस प्रकार व्यवहार करेगा, और पृथ्वी से भेजी जाने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए वायुमंडल किस प्रकार व्यवहार करेगा। ये 2 प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न समझ में आए? क्लियर है? तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सूर्य से आने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए वायुमंडल किस प्रकार व्यवहार करेगा। इसको जब आप पढ़ेंगे मोटे तौर पर समझना, मिला जुला असर चलता है। दृश्य प्रकाश और अवृत प्रकाश के लिए वायुमंडल पारदर्शी होता है। पूरा दृश्य प्रकाश आ रहा है क्या?
है? पूरा अवरक्त प्रकाश आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। कुछ अवशोषित हो रहा है और कुछ आरंपार हो रहा है। आरंपार कौन सा वाला अवरक्त प्रकाश हो रहा है? जिसकी आवृत्ति ज्यादा है या तरंग दैर्घ्य कम है। यानी कौन सा अवरक्त प्रकाश पृथ्वी तक आया? कौन सा अवरक्त प्रकाश आया? जिसकी आवृत्ति ज्यादा है या तरंग दैर्घ्य कम है। यानी लघु तरंग दैर्घ्य का प्रकाश वायुमंडल को पार कर जाता है और पृथ्वी पर पहुंच जाता है। लेकिन दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। क्लियर? दृश्य प्रकाश के लिए वायुमंडल पारदर्शी होता है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, मुख्य रूप से एक्स किरणें और पराबैंगनी प्रकाश को वायुमंडल का कौन सा भाग अवशोषित कर लेता है? ओजोन मंडल। समझ में आ रही है बात? एक बात याद रखना, माइक्रो तरंगें जो होती हैं, माइक्रो तरंगों के अंदर दिशात्मक गुण होता है। सूर्य ते आई तो पार, पृथ्वी ते गई तो पार। नहीं है, एक बात है, माइक्रो तरंगों के अंदर दिशात्मक गुण होता है। ये वायुमंडल को पार करके सीधी निकल जाती है। क्लियर? अब बात आती है रेडियो तरंगों की। क्या? अब रेडियो तरंगें जो आ रही हैं, जैसे ये रेडियो तरंग आई, जिसकी आवृत्ति कम होगी, आवृत्ति कम, तरंग दैर्घ्य ज्यादा। आवृत्ति कम मतलब आरंपार या नो आरंपार? जिसकी आवृत्ति कम है यानी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है। तो अधिक तरंग दैर्घ्य वाली रेडियो तरंगें जो होगी, अधिक तरंग दैर्घ्य यानी आवृत्ति कम, तो इसका मतलब वो नो आरंपार। तो इसका मतलब वो रेडियो तरंगें आयन मंडल की ऊपरी परतों से टकराकर वापस अंतरिक्ष में चली जाती है। कहानी समझ में आ रही है? क्लियर है? लेकिन अधिक आवृत्ति वाली रेडियो तरंगें, अधिक आवृत्ति यानी कम तरंग दैर्घ्य वाली रेडियो तरंगें जो होती हैं, वो वायुमंडल से विचलित होते हुए पृथ्वी पर पहुंच जाती है। मेरी बात समझ में आई? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? तो सूर्य से आने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए वायुमंडल किस प्रकार व्यवहार करेगा, ये बात आप लोगों के भेजे में अटकती है कि नहीं अटकती है? सबको बात समझ में आ रही है जो मैंने बोला? पहले इतना पढ़ लो, फिर आगे की बात करूंगा। तो यहाँ पर हमने जाना कि सूर्य से आने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए वायुमंडल किस प्रकार व्यवहार करता है। अब पृथ्वी से भेजी जाने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए वायुमंडल किस प्रकार व्यवहार करेगा, ये भी समझ लो। जैसी कहानी इसकी वैसी। समझ में आ रही है बात? माइक्रो तरंग है, सीधी पार कर जाती हैं। ठीक है? गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें मुख्य रूप से ओजोन मंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। ठीक है? दृश्य प्रकाश वगैरह के लिए पारदर्शी होता है। क्लियर? अब बात आती है अवरक्त प्रकाश की। अवरक्त प्रकाश की अगर हम बात करें तो भैया सूर्य से जब आया था तो लघु तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश इस पर पड़ा। क्लियर? अब मान के चलिए यहां से फिर वही कहानी, जैसे यहां से वैसे यहां से, अगर मैंने यहां से लघु तरंग दैर्घ्य वाला अवरक्त प्रकाश दिया, आप बताओ क्या होगा? लघु तरंग दैर्घ्य वाला। हाँ, लघु तरंग दैर्घ्य कम है, आवृत्ति ज्यादा है, क्लियर? लेकिन दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाला, तो दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाला वायुमंडल की निचली परत, जिसे हम क्षोभ मंडल बोलते हैं, उससे परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर लौट आएगा, जिसकी वजह से पृथ्वी का ताप गर्म बना रहता है। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यानी जैसा यहाँ से आने वालों के लिए वैसा ही कहानी समझ में आ रही है? पढ़ लो, आप समझ जाओगे। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव से आप क्या समझते हैं? तो ग्रीन हाउस प्रभाव आपका तैयार है, समझने की कोशिश करिएगा। सूर्य से अवरक्त प्रकाश आया था, अभी आया था। कौन सा अवरक्त प्रकाश आया था? अवरक्त प्रकाश यहाँ पर आया। दो प्रकार का अवरक्त प्रकाश होगा, एक लघु तरंग दैर्घ्य वाला। जो लघु तरंग दैर्घ्य वाला था तो उसकी आवृत्ति ज्यादा, तो ये लघु तरंग दैर्घ्य वाला अवरक्त प्रकाश आया। सही बोला? और जो दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाला था वो इसने अवशोषित कर लिया। अब ये लघु तरंग दैर्घ्य वाला अवरक्त प्रकाश जमीन पे जैसे ही पड़ता है, दिन में यही हुआ, सूर्य से धूप आ रही है, अवरक्त प्रकाश आ रहा है, लघु तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल को पार करते हुए पृथ्वी पे आ गया। पृथ्वी इस अवरक्त प्रकाश को अवशोषित कर लेगी और गर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। दिन भर में पृथ्वी गर्म हो गई। समझना मेरी बात को। दिन भर में जब पृथ्वी गर्म हो गई, जब शाम होगी तो हर गर्म चीज ठंडी होती है। तो पृथ्वी गर्म हो चुकी है दिन में, जैसे ही शाम होगी तो वो पृथ्वी ठंडी होगी। जाहिर सी बात है, पृथ्वी अगर ठंडी होगी तो वो अपने अंदर से अवरक्त प्रकाश निकालेगी।
ठंडी होगी तो उसकी गर्मी निकलेगी। लघु तरंग दैर्घ्य का अवरक्त प्रकाश ये अवशोषित करती है, लेकिन जब ठंडी पड़ती है तो दीर्घ तरंग दैर्घ्य का अवरक्त प्रकाश अवशोषित करती है। क्या? हाँ, अवशोषित इसने कौन सा किया, समझ में आई बात? अब जब उत्सर्जित करती है तो दीर्घ तरंग दैर्घ्य का प्रकाश। क्लियर? दीर्घ तरंग दैर्घ्य का प्रकाश इसने क्या किया? उत्सर्जित किया। अवशोषित नहीं किया, उत्सर्जित किया। अब दीर्घ तरंग दैर्घ्य का अवरक्त प्रकाश इसने उत्सर्जित किया, और ये जैसे नीचे वायुमंडल की सबसे निचली परत, कौन सी परत है ये? क्षोभ मंडल। और इसी में बादल वगैरह होते हैं, बादल वगैरह जो होते हैं ना, उसमें ही होते हैं। क्लियर? तो क्या होगा, जैसे ही दीर्घ तरंग दैर्घ्य का प्रकाश ये बादलों से टकराएगा, क्षोभ मंडल से टकराएगा, तो तरंग दैर्घ्य दीर्घ है, आवृत्ति कम है, क्या होगा? नो आरंपार। तो ये यहीं से टकराकर क्षोभ मंडल की निचली परतों से टकराकर, वायुमंडल की निचली परतों से टकराकर वापस पृथ्वी पर आ जाएगा, जिसकी वजह से पृथ्वी का तल गर्म बना रहेगा। इस प्रभाव को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। क्लियर? आपने पढ़ा होगा शायद पहले भी साइंस में, पौधघर प्रभाव। पौधघर प्रभाव में भी यही कॉन्सेप्ट काम करता है। समझ में आ रही है बात? सीन क्लियर है? आपको ग्रीन हाउस प्रभाव समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो मुझे ये बताओ। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव को ध्यान से सब लोग, ठीक है? सूर्य से अवरक्त प्रकाश आ रहा है। कौन सा अवरक्त प्रकाश आ रहा है? लघु तरंग दैर्घ्य वाला अवरक्त प्रकाश वायुमंडल को चीरते हुए हम तक आ रहा है। समझ गया ना? ध्यान से सुनना। ये पृथ्वी हो गई, ये वायुमंडल हो गया, ये सूर्य हो गया आपका, ठीक है? प्रकाश आया। क्लियर? जो पार कर गया वो लघु तरंग दैर्घ्य वाला पार किया, अवशोषित हो गया, पृथ्वी गर्म हो गई, शाम होगी, पृथ्वी पे ठंडी पड़ेगी। लघु तरंग दैर्घ्य के अवरक्त प्रकाश को इसने अवशोषित किया था, दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश को ये उत्सर्जित करेगी। दीर्घ तरंग दैर्घ्य तो ये वायुमंडल का निचली परत यानी कि क्षोभ मंडल, और यहीं पर बादल वगैरह होते हैं, तो इनसे टकराकर ये प्रकाश वापस जमीन पर लौट आता है, जिसकी वजह से पृथ्वी तल का ताप गर्म बना देता है। इस प्रभाव को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। समझ में आ रही बात? कौन सा प्रभाव बोलते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव। भाषा समझ में आ गई सभी को? कोई दिक्कत? क्लियर है? यहां पर अवरक्त प्रकाश का वायुमंडल की निचली परतों द्वारा परावर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से पृथ्वी तल का ताप गर्म बना रहता है। इस प्रभाव को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। पढ़ लो, समझ जाओ। क्लियर? ग्रीन हाउस प्रभाव सभी को समझ में आया? कई बार पौधघर प्रभाव भी बोला जाता है। पौधघर प्रभाव आपने सुना होगा, ग्रीन हाउस में पौधे रखे जाते हैं, उसको भी समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो पूरा। ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे मैंने पौधा घर बना दिया, ये पौधा लगे हैं, ठीक है भैया? क्या लगे हैं? ये पौधे लगे हैं, और पौधों पे ये कांच का घर बना दिया जाता है। इसी को ही तो अपन लोग ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। कॉन्सेप्ट सेम काम करता है। क्या होता है, यहाँ से जो अवरक्त प्रकाश आ रहा है, कौन सा अवरक्त प्रकाश आ रहा है? लघु तरंग दैर्घ्य वाला, यानी आवृत्ति ज्यादा। तो लघु तरंग दैर्घ्य वाला जो प्रकाश होता है वो कांच को पार कर जाता है। लघु तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कांच को पार कर जाता है। तो ये पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। दिन की बात कर रहा हूँ, इन्होंने भोजन बना लिया। ये तरक्की जल्दी जल्दी कब करेंगे? जब ज्यादा खाएंगे पिएंगे। ज्यादा खाएंगे पिएंगे कब? जब ज्यादा बनाएंगे। तो दिन में तो इनने बनाए लो, क्लियर? बढ़ने लगे। अब ये जो अवरक्त प्रकाश है, पौधों ने भी अवशोषित किया, और यही अवरक्त प्रकाश जमीन ने भी अवशोषित किया। फिर शाम हुई तो ये चीजें ठंडी पड़ेंगी तो फिर से अवरक्त प्रकाश निकालेंगी। अवशोषित इन्होंने कौन सा वाला किया था? लघु तरंग दैर्घ्य वाला। उत्सर्जित कौन सा करेंगे? अब दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश जब उत्सर्जित करेंगे अवरक्त प्रकाश, तो ये कांच से टकराएगा, तो ये कांच को पार नहीं कर पाएगा, वापस लौटे आएगा। संज्ञा को फिर ब्यारू करेंगे, नहीं मेरी बात समझ, और जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। कहानी समझ में आएगी? सीन क्लियर है? तो पौधघर प्रभाव पढ़ लो, समझ जाओगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।